अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी इजलास की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल एपेक्स कमेटी के गुज़श्ता रोज़ को होने वाले इजलास के बाद आज नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब किया और कहा कि दुश्मन घुसपैठी ये खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैठे हैं। हमें बखूबी इल्म है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बुनी जाने वाली साजिशों में कौन कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 2-4 हफ्तों में इस्लामाबाद पर जो यलगार हुई उसके नतीजे में सोशल मीडिया ने झूठ और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का जो तूफ़ान उठा लिया, हालिया वक्तों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर इस तूफ़ान को ना रोका गया तो हमारी तमाम दरिया बुर्द हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वो तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि हम सब मिलकर ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ जो फितना ख़वारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि पाकिस्तान तरजीह है, दहशत गर्दी को मिलकर शिकस्त देंगे। पानी PTI के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कुरम में अमन के लिए मुफस्सल तरीके से मुआहिदा किया है। मज़ीद क्या कहा, ये भी देखते हैं। तमाम सूबों ने और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने एक तैयार किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। और एक मुफस्सिल तरीके से प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया गया है। ये जो पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है और अब वहाँ पे जो जिंदगी के जो कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे शहरियार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के इजलास से मुतालिक बात करते हैं। जी शहरियार, बताइएगा आज के इजलास में कौन कौन से अहम फैसले किए गए और इसमें क्या बात डिस्कस हुई? आज का बड़ा अहम इजलास था और ये नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से जो अब तक इक़दाम किए गए हैं उसका जायजा लिया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे थे, तो इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक थे, DGFIA शरीक थे, सूबाई वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी इसमें शरीक हुए। और इसमें इस फोरम में तमाम जो दहशत गर्दी समेत जितने मसाइल हैं तमाम सूबों ने मिलजुल कर उनसे निमटने के लिए अज़्म का अयादा किया। और इस हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उन्होंने अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशत गर्दी से निमटने के पाक फौज के अज़्म का अयादा भी किया। इजलास में नेक्टा को दोबारा फ़ाल करने और कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और ख़तरात की तशख़ीस के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत की गई। बलूचिस्तान में मुतहर्रिक दहशतगर्द तंजीमों के सद्बाब के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म मुहिम की तजदीद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और ब्रीफिंग में बताया गया कि दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी का दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ इत्तेहाद पर इत्तफाक हुआ और इस फोरम ने हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तफाक किया। तमाम स्टेक होल्डर्स का दहशत गर्दी से निजात के लिए अपना किरदार अदा करने का भी अज़्म का इजहार किया गया। गैर मुल्कियों बिलखसूस चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तक किए जाने वाली हिफाजती इक़दामात की रिपोर्ट भी पेश की गई और चीनी गैर मुल्की ख़ुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने के अज़्म का भी इजहार किया गया। इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करने को भी नागुज़ीर करार दिया गया। और इसमें 26 नवंबर के जो वाक़यात थे उस हवाले से भी बातचीत हुई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उस हवाले से वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को झुटलाया और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के वाक़े में हमारे कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जुमला का भी तबादला हुआ। ठीक है शहर, आप हमारे साथ रहिए।
अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, नेशनल एक्शन प्लान को तो बने एक अरसा हो गया है, अब लेकिन लगता यही है कि उसकी रूह के मुताबिक उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ कमी कुछ खामी रह जाती है। आपके ख्याल में असल रुकावट क्या है और आने वाले दिनों में इस पर किस हद तक अमल दरामद देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक है, राहील शरीफ साहब के दौर में ये बनाया गया था और उस टाइम पे आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया था और 16 दिसंबर की ये बात है और ज़ाहिर है ये एक ऐसा गम है जो कौम भुला नहीं सकती। अब उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें तमाम ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो बैठी और इस बात के ऊपर इत्तेफाक राय किया कि हमने दहशतगर्दी को हर सतह के ऊपर कुचलना है, चाहे वो अमली तौर पर हो, ज़हनी दहशतगर्दी हो, वो सियासी दहशतगर्दी हो या वो माली दहशतगर्दी हो। इस वजह से उसके ऊपर 20 नुकात उसके बनाए गए। उसके जो हिस्से में अफ़वाज पाकिस्तान के हिस्से में 4 नुक्ते आते थे, जिनको अफ़वाज पाकिस्तान आज तक उन पर कारबंद है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो दहशतगर्दों से लड़ रही है। लेकिन उसमें जो 16 नुकात थे, कुछ उसमें वफाक की जिम्मेदारी थी और बाकी जो है वो सूबों की जिम्मेदारी थी, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, जिसमें इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, यानी कि पुलिस की, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की और दीगर। इसी तरीके से उसमें बयानिया बनाना था कि एक बरतर बयानिया जो है जिसको पैगाम पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं, वो बनाया गया, लेकिन उसमें भी कुछ शुकम रह गए। जी। फिर तीसरा जो उसके अंदर ये था कि आपने जो अदालती मामलात हैं उसके हवाले से कानून साजी करें ताकि दहशतगर्दों को जो है वो जजेस के मुतल्लिक जो है उनको उसी गैराज में रखा जाए और उनके ऐसे मामलात हों जिसमें जो टेररिस्ट कोर्ट हैं उनके जो जजेस की हैं तादाद वो बढ़ाई जाए। और इसी तरीके से जो एक मीडिया के हवाले से एक कैंपेन थी, यानी कि दीगर उसमें नुकात थे जो कि वफाक और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनते थे, लेकिन वो जिम्मेदारियां उस अंदाज में नहीं अपनाई गई जिस तरीके से अपनानी चाहिए थी। इसलिए एपेक्स कमेटी का ये जो इजलास है, ये एक तो साले 9 का एक मेरे ख्याल में अहम तरीन इजलास है जी। और इसकी बुनियाद जो है वो इस वजह से है कि ये पहले साल में हमने अपनी तरजीहात सेटल कर ली हैं और मुझे लग रहा है कि हम जो है अब किसी दहशतगर्द को, चाहे वो सियासी दहशतगर्द हों, वो डिजिटल दहशतगर्द हों या वो अमली तौर पर दहशतगर्दी कर रहे हों, अफगानिस्तान की सरहद से आ रहे हों या वो भारत की तरफ से जो है वो भेजे जा रहे हों या पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमारे सियासतदानों को वरगलाने के ऊपर दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हों, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये अच्छा, बात तो बड़ी वाज़ेह अब्दुल्ला हो हमीद गई गुल और साहब, उनके सर ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने 16 दिसंबर 2014 की बात की है, तो अब नेशनल एक्शन प्लान तो इसके बाद ही बना था, तमाम जमातें जो हैं वो सर जोड़ के बैठी थी और एक बाकायदा और मुतफ़िका तौर पर ये बात तय हुई थी कि दहशतगर्दी की इस मुल्क में ना तो इजाज़त है और बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ऑपरेशन का भी फिर उसके बाद ऐलान भी हुआ था। अब 10 साल इसको हो चुके हुए हैं। अब उस वक्त के हालात और आज के हालात में भी हम देख रहे हैं, इस वक्त हमें एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि अब सूबाई हुकूमतों की इस हवाले से क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि आपने बताया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या इदारे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सूबों की तो कुछ जिम्मेदारी है, दीगर इदारों की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे इस मामले को अब ओवरकम किया जा सकता है और क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? देखें, तकरीबन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 591 अरब रुपया जो है उनको दहशतगर्दी से फाइट करने के लिए उनको दिया गया वफाक की जानिब से। और इस टाइम पे जो खैबर पख्तूनख्वा की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसके अंदर तकरीबन 537 वो लोग हैं जो ऑपरेटर्स हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले, जो कि एक बहुत ही कलील तादाद है क्योंकि जो सूबा इतनी बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हो उसका ये आलम है। अभी आपको कुछ अर्सा कबल एक थाना जो था बन्नू के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD का, उसके ऊपर जो है दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बावजूद कोशिश के पूरी सूबाई हुकूमत की पुलिस और पूरी सूबाई हुकूमत की CTD उसको छुड़वा नहीं सकी। नतीजा ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान के एक कप्तान को बुलाया गया जो कि SSG के कमांडो थे। उन्होंने अपने चंद साथियों के जरिए जो है चंद घंटों के अंदर उसको इलाके को पाक किया
दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया और CTD का थाना उनके हाथ में लाके पकड़ा दिया। अब ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में जो ड्रॉबैक है वो ये नज़र आता है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है तकरीबन 96% उसकी जो तनख्वाहें हैं जो और जो पेंशन है उसके अंदर वो पैसा चला जाता है। 4% जो है वो डेवलपमेंट में और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल हो रहा है। करप्शन की दास्तानें हैं। अब मुझे ये बताइए कि कैसे CTD जो है वो ऑपरेट करेगी? जब ऑपरेट नहीं करेगी तो यही होता है कि इस टाइम पे डेरा इस्माइल खान में और जो खास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब का जो इलाका है वो उसके अंदर रात को मगरिब के बाद पुलिस बाहर गश्त नहीं कर सकती। ये आलम आ गया है और जो पेशावर के जो इलाके हैं उनके अंदर बाकायदा बमों से हमले हो रहे हैं पुलिस थानों के ऊपर और तकरीबन दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। जी। अब ये वो तमाम बातें हैं जिसको अगर सोचा जाए तो फिर ये लगता है कि हुकूमत की नेग्लिजेंस मौजूद है, सूबाई हुकूमत की, कि उसने जो काम है, जो उसके ज़िम्मे आते हैं, वो उसने नहीं किए। इसी तरीके से CTD अदालतों को जो दहशतगर्दी की अदालतें थीं, उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो केसेस जो है लंबे बिल्कुल हो आपने ठीक कहा जाते हैं, कि लटक सूबों की जाते भी हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी जो कि उन्होंने पूरे तरीके से उसको अंजाम नहीं दिया। बहुत अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शरीर खान आपका भी बहुत शुक्रिया। और नेशनल एक्शन प्लान जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले ये बना था और अब भी हम देख रहे हैं कम से कम 3 गवर्नमेंट जो हैं वो एक के बाद एक तब्दील हो चुकी हुई हैं इस 10 साल के अरसे में। लेकिन असल मसला है कॉन्टीन्यूटी का और वो तसलसल जो है हमें पॉलिसी में देखने में नहीं मिलता। और इस दफ़ा फिर हमने देखा है कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें अहम और बड़े फैसले किए गए। आगे बढ़ते हैं जी, अब कुछ बात कर लेते हैं PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात की। तो इसके दूसरे दौर के एक रोज़ बाद इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 250 मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार PTI के कारकुनान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने मुकदमात में 250 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं। बात कर लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब से। राना कैसर साहब, ये दूसरा राउंड हुआ है उसके ठीक एक दिन बाद हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की जमानतें भी हो गई हैं। क्या इसको ये समझा जाए कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने का एक रास्ता है और आगे 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की जो PTI बात करती थी, आपको लगता है ये डूएबल है? देखिए इमरान, ये इस बात के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इस हवाले से कि PTI के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरा ये है कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके मुकदमात और उनके केसेस की जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, बिल्कुल ये केसेस जो है ये इंटरलिंक्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि जी मुज़ाकरात एक अलहदा इशू है और ये गिरफ्तारियाँ और मुकदमात जो है ये अलहदा इशू है, दे आर इंटरलिंक्ड। अब पहले भी हम बात करते रहे हैं कि हुकूमत को CBM देना होगा, हुकूमत PTI से अगर कुछ डिमांड कर रही है तो क्या ऑफ़र कर रही है। तो ये चीज़ें एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल हैं कि देखें, जब एक मैस प्रोटेस्ट होती है और उसमें मैस अरेस्ट भी होती है और मैस अरेस्ट जो होती है वो किसी को पॉइंट आउट करके आइडेंटिफाई करके किसी खास जुर्म के हवाले से गिरफ्तार नहीं होते। एक जनरल गिरफ्तारियां जो होती हैं उसके तहत होती हैं और फिर उसमें रिहाइयां भी ऐसे ही होती हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 250 लोगों की जमानतें मंजूर होगी, नेचुरली उनके अगेंस्ट कोई बड़ा मामला नहीं है और वो इसी तरह जब पकड़ धकड़ होती है मैस प्रोटेस्ट के दौरान तो वो पकड़ धकड़ हुई और अब वो लोगों को रिहा कर दिया गया और ये वाकई एक स्टेप फॉरवर्ड है और ये इट विल गो ए लॉन्ग वे इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को कामयाब करने के हवाले से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी इसको आप कह सकते हैं। 150 लोगों की जमानतें रिजेक्ट हो गई, यानी उनकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात हैं उसमें जुडिशल कमीशन वाला मामला अपनी जगह मौजूद है। अब आप देखिए कि कल इन्होंने एक रिटर्न अपना चार्टर ऑफ डिमांड देना था जो कि नहीं दिया और पता चला कि जनाब वो बानी PTI जो हैं उनकी अहकामात के मुताबिक वो कहा गया कि अभी आप ना दें। तो देखिए दोनों तरफ से जो है अपने कार्ड्स फुली शो नहीं किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स फुली शो नहीं कर रही, दे आर कीपिंग इट टू देयर चेस्ट। अच्छा, अब आप ये है कि वो जुडिशल कमीशन की डिमांड तो उनकी ऑलरेडी मौजूद है और वो उसी को प्रेस करते चले जा रहे हैं कि 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से और फिर 26 नवंबर के हवाले से उनके जो मुतालबात हैं वो सिर्फ यही हैं, दे डोंट वांट गवर्नमेंट के जी आप बिल्कुल एक यूनिलैटरल फैसला करके कोई PTI को ओब्लाज कर दे। वो कह रहे हैं कि जनाब
आप जुडिशियल कमीशन बनाएं एंड लेट द कमीशन फाइंड आउट कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब आप देखिए कि अगर अच्छा राणा साहब, ये जो दो डिमांड्स की जो आप बात कर रहे हैं वो तो हम काफ़ी दिनों से सुन भी रहे हैं, लेकिन जब आज रिटन फॉर्म में जब कल इनको पेश करने का मौका मिला लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया, कुछ मजीद वक्त ले लिया और दोबारा से मुलाकात के बाद फिर दोबारा तय। आपको लगता है कि दो मुतालिबात तक पीटीआई रहेगी या इसमें कोई ऐसा मुतालिबा भी आ सकता है जो कि सबको सरप्राइज कर दे? देखिए, सबसे पहले तो वो डिमांड कर रहे थे कि जी जो लोग पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग बानी पीटीआई, उनको रिहा किया जाए। अच्छा, उस हवाले से तो अदालतों में मामला चल रहे हैं, वो प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो कंटिन्यू करेगा अनटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट एमनेस्टी दे देती है कि जनाब ठीक है, ये मामला जो थे ये इसको हम एमनेस्टी देते हैं, इनको ख़त्म करते हैं, हम पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो होगा। लेकिन उसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, चूँकि जो इल्ज़ामात हैं वो ये है कि जी जीएचक्यू पे भी हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस यानी जिसको जना हाउस कहा गया उस पर भी अटैक हुआ, दीगर तंसीबात जो है इंस्टॉलेशन है वहाँ पे भी अटैक हुए। तो सो द मैटर इज़ नॉट वेरी सिंपल। तो उस हवाले से आप पीटीआई जो है वो देख रही है कि हुकूमत किस तरह आगे बढ़ती है और क्या क्या ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है, जिसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, जिसमें आप देखें कोई दोनों तरफ से कोई दरमियानी रास्ता निकल आता है और जो मामलात हैं, जो टेंशन है। अच्छा राणा साहब, एक और मामला ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं दी गई थी उसके बाद हमने देख लिया कि कुछ लोगों की उनको माफ़ी भी मिल गई। उसमें मसला ये है कि पीटीआई तो ये मानती नहीं थी स्टार्ट से कि जी हमने 9 मई किया है, वो तो कहती जुडिशल कमीशन बनाए। लेकिन जो लोग पकड़े गए उसके बाद जिनको सजाएं हुई और उसके बाद जिन्होंने ये तस्लीम किया कि हमसे ही गलती हुई है, हमें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमें माफ़ कर दिया जाए, उनको माफ़ी भी मिल गई। तो आप नहीं समझते कि इस एपिसोड के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है? क्योंकि वो तो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे लेकिन जिनको सजाएं हुई उन्होंने माफ़ी मांग ली और उनको माफ़ी मिल भी गई। ठीक, देखिए ये तो एक उन लोगों का बयान है जो अरेस्ट हुए और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में किसी को पुलिस के हवाले कर दे तो अगर उसने बकरी चोरी की है तो जब थाने से बाहर आएगा कहेगा जी मैंने तो हाथी चोरी किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडर क्वेश्चन भी होती है, अंडर ड्यूरस भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। बट एनीवेज पीटीआई इसी बुनियाद पर बात कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि देखा जाए कि हक़ाइक़ क्या हैं, क्या जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो कन्फेशंस हैं, क्या वो वाकई फ्री ऑफ ड्यूरस हैं या अंडर ड्यूरस हो रहे हैं और किस तरीके से। लेकिन देखिए दोनों तरफ से मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल कोई ऐसा माहौल नहीं है जिससे आप ये कह सके कि बिल्कुल जो मामला तय पा चुके हैं। दोनों तरफ से अपने कार्ड शो नहीं किया जा रहे, अभी कहीं ना कहीं मामला फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो इसी वजह से ये है कि जुडिशल कमीशन जो है प्रोब किया जाए कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, यह नहीं कि पुलिस की कस्टडी में या किसी और इदारे की कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन हो और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब अदालतों में मामला जाए तो वो खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे मामला ऐसे भी होते हैं तो जो अदालतों में जाते हैं सिविल कोर्ट्स में फिर वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस होती है और कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं होता कि उसको साबित कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पीटीआई के दरमियान जो हम देख रहे हैं मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो चुका है, 1 हफ्ते का मजीद ब्रेक है, उसके बाद मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा जिसमें पीटीआई रिटन फॉर्म में अपने मुतालिबात जो है हुकूमत के सामने रखेगी। फिर देखना होगा कि बात कहाँ बढ़ती है और क्या दरमियानी रास्ता निकलता है। नहीं आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत के महंगाई की शरह को कम तरीन सतह पर लाने के दावे इदारा शुमारियात के गोरख धंधे के सिवा अब कुछ नहीं। महंगाई के अफरीत ने तो आम आदमी का जीना महाल कर रखा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मार्केट में गुज़श्ता सालों की निस्बत सस्ती हुई हो। कौम के साथ क्या हो रहा है या आइंदा क्या कुछ होगा किसी को कुछ इल्म नहीं है। नाजायज़ टैक्सेस के अंबार, नाजायज़ मुनाफाखोरी और महंगाई के बम गरीब आवाम पर मुसलसल गिराए जा रहे हैं। हुकूमत मुसलसल आवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। बड़े बड़े दानिश्वर और इल्म मुआशियात के माहिर भी अब फेल हो चुके हैं। हम इन गर्दिशी अयाम से आखिर कब बाहर निकलेंगे? इन हालात में एक तरफ बढ़ती हुई सर्दी है तो दूसरी तरफ सस्ता प्रोटीन भी अब शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत को अचानक पर लगे हैं। यकदम मुर्गी की गोश्त की कीमत में 200 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद का इजाफा हैरान करने के सिवा और कुछ भी नहीं। लाहौर में 15 रोज़ कबल फ़रोख्त होने वाले मुर्गी के गोश्त की कीमत में 200 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया है। उधर रावलपिंडी में गुज़श्ता माह 280 रुपये फ़ी किलो जिंदा ब्रायलर चिकन बढ़कर
485 रुपये, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत 850 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि फार्मी अंडे 350 रुपये फ़ी दर्जन से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहे हैं। लोगों का इस महंगाई पर क्या कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। 30 रुपये 1 किलो में ऊपर हुआ है। जब भी ग्राहक आता है हम उसको बोलता है 670, ठहरता नहीं है, भाग जाता है। तो सारा लोग गरीब लोग है, रोजगार है नहीं, तो अभी ये मुर्गी जो थोड़ा सा सस्ता था जी भी इतना बढ़ गया। महंगाई के साथ हम कुछ कह नहीं सकते, जितने का मिल सकते हैं उतना तो हम लोग खरीदते हैं। गोश्त पहले 400 रुपए किलो, तो आप 550 रुपए चला गया, कभी 600 चला जाता है। गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता आधा किलो से ज्यादा, बिल्कुल। वो भी क्या कहते हैं 250 रुपए का बनता है। कल आए हैं, कल 30 रुपए सस्ता था, आज आए 30 रुपए महंगा हो गया। परसों आए थे 100 रुपए सस्ता था। यही हिसाब किताब चल रहा है। 380 रुपए से अब ये चिकन जो है ना 560 रुपए हम लोग बेच रहे हैं। जुम्मे का दिन है, आप ये देख लो कोई घाक है। खुदारा इसकी प्राइस को कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी इस प्रोटीन को हासिल करके अपनी सेहत को बरकरार रख सके। गरीब आदमी तो सिर्फ चिकन ही खा सकता है, तो अब ये भी अपना काफी ज्यादा हो गया, 550-600 रुपए का केजी हो गया। अभी ये गरीब आवाम किधर जाएगी इतनी महंगाई के साथ। चिकन का गोश्त ये हमारी गरीबों की पहुंच से बाहर है, हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। 250, 300, 350 तक होना चाहिए। चिकन ही था जो कि एक अच्छा चिकन प्रोटीन सोर्स था आवाम के लिए, तो अब उसकी भी कीमतों में इजाफा हो गया, तब आवाम के लिए जो है वो चिकन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत से गुजारिश है हमारी कि ये जो रेट है वो मुनासिब कर ले और हम पे रकम कर ले। एक गरीब बंदा जो दिहाड़ी मार बंदा है, जो दिन में 1000 रुपए आते हैं, वो 1000 रुपए का चिकन लेगा तो वो बाकी क्या करेगा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। बस चिकन की जो कीमत है ना उसमें दिन ब दिन जो है ना इजाफे हो जा रहे हैं। पहले 300, अभी 350, अभी 400 से भी क्रॉस कर गया ना। तो हुकूमत से हमारी अपील होगी कि आप थोड़ा खुसूसी इस पे तवज्जो दें। तो लोगों के मसाइल तो आपने देख लिए, लोग कितने परेशान हैं। मुर्गी गोश्त में अचानक से इजाफा हो गया उसकी कीमत में, तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है तर्जमान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी नुसरत साहब ने। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये बताइएगा अचानक से क्या हो गया, मुर्गी के गोश्त में इतना ज़्यादा उसकी कीमत में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। यही तो चीज़ थी कि गरीब आदमी जो है इसे इस्तेमाल कर सकता था, अब वो भी इसकी पहुँच से दूर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस पे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ पेश कर सकूं। सूरत हाल ये है कि आज से 2 महीने पहले तक, बल्कि आज से 10 दिन पहले तक जो थी सूरत हाल, उसके अंदर फार्मर लॉसेस कर रहे थे, हैवी लॉसेस कर रहे थे, क्योंकि चिकन की जो 400 रुपये प्राइस है ना, वो इनपुट कास्ट बढ़ने की वजह से उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको पता है कि सारी जो इसके इनपुट हैं वो बाहर से, सोयाबीन वगैरह और जितने मील्स हैं वो सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं। 70% जो इनपुट है पोल्ट्री फीड का वो बाहर से आता है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स और ये वो सारी चीज़ें लगा के जो ड्यूटीज लगाई हुई हैं वो 47% बन जाती हैं। तो आप खुराक की जो एक आइटम है जिससे खुराक बननी है, अगर उसके ऊपर इतने बड़े हैवी टैक्सेस लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रॉब्लम निकलेगा, और उस वजह से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी क्राइसिस में रहती है। दूसरी सूरत हाल ये है कि पीछे चूंकि पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इस वक्त डिमांड शादियों की बहुत ज़्यादा ओवर डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी मुर्गी शॉर्ट हुई है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ये अगले 10-15 दिन के बाद जो है सूरत हाल इस तरह रहेगी, ये इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, गवर्नमेंट जो है वो तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गया है, पॉलिसी रेट कम हो चुका हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ की कीमत तो कम नहीं हो रही। अगर टैक्सेस लगाए भी गए हैं तो वो पहले लगाए गए होंगे, अभी 1-2 हफ्तों में तो खास को टैक्सेस लगे भी नहीं है, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि 600 रुपये और 800 तक की कीमत पहुँच चुकी है। इसमें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो पोल्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो जिम्मेदार हैं हुकूमत से ज़्यादा? मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताता हूँ कि पोल्ट्री एसोसिएशन या पोल्ट्री फार्मर जो हैं वो इसमें कतन जिम्मेदार नहीं है। जब डिमांड बढ़ती, पोल्ट्री के मैकेनिज्म को आपको समझना होगा। इसमें सीजनल इम्पैक्ट होता है, शादी सीजन आ जाता है तो डिमांड हमारी जो एक सप्लाई है उससे बढ़ जाती है। जैसे ही ये शादी सीजन गुजर जाएगा, शादियां थोड़ी कम होती हैं या कोई और फेस्टिविटी आती है तो फिर ही प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर होती हैं। अदरवाइज आप देखें, एक फार्म के ऊपर एक फार्मर 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान कर रहा था आज से 15 दिन पहले तक। ठीक है, अब उसकी कुछ सर्वाइवल होता ही है कि जब थोड़ा नुकसान करते हैं तो कुछ फार्मर
प्लेसमेंट करना छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और फिर इस वजह से प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो चौधरी साहब अब ये बताइए, अब वो लोग जो कि सस्ता गोश्त खरीदना चाहते हैं वो कितने दिन या कितने हफ्ते वेट करें और उसके बाद उनकी रीच में ये प्राइस आए तो फिर वो खरीद लें? क्या मैसेज आपका? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सप्लाईज जो हैं वो अच्छी रहें और हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट होता है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और हमारे फार्मर्स का, वो ये होता है कि हर वक्त अच्छी सप्लाई रहे और एक अच्छे रेट में, क्योंकि देखें जब कीमतें ऊपर जाती हैं ना तो हमारा एक अच्छा क्लाइंट जो है, बहुत सारा जो गरीब कंज्यूमर है वो उससे बाहर हो जाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई वो बाहर ना हो किसी सूरत में भी। उसी से जब तक पूरी इंडस्ट्री जो कोशिश कर रही होती है कि भाई एक सस्ती प्रोटीन का सोर्स मुहैया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना चाहिए और चीज़ों पे इनपुट के जो हैं खुराक के इनपुट, उनके ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस में कमी करनी चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इनकी खुराक और ड्यूटीज़ पर कुछ कमी करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो है ना चौधरी साहब, अब देख रहे हैं हम कि लाहौर में एक रेट है इसका, कोयटा में दूसरा रेट है, इस्लामाबाद में तीसरा रेट है। तो अगर सप्लाई का मसला है तो हो सकता है इन तमाम जगहों पर सप्लाई के प्रॉब्लम, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इम्बेलेंस हुई हो, लेकिन ऐसे कहीं 500 रेट है, कहीं 600, कहीं 800, ये तो फिर ये क्या बात हुई? बेसिकली जो पॉपुलेशन है ना मुर्गी की ज्यादा, वो है लाहौर से उकाड़ा और साहिवाल इस एरिया में, और आगे ये गुजरांवाला तक और इधर शेखुपुरा में, इस एरिया में ज्यादा है, फैसलाबाद तक। ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में होती है। तो जो इस्लामाबाद में मुर्गी जाती है या केपीके में जाती है, वो यहाँ से ट्रेवल करके जाती है, तो वो डिस्टेंस के ऊपर जो कॉस्ट आती है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी वजह से वहाँ पे प्राइसेस ज्यादा होती हैं लाहौर की निस्बत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन है और वो बता रहे थे कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में जो अचानक इजाफा हुआ उसकी वजूहात क्या हैं। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही शादियों का सीज़न जो है वो थोड़ा सा गुजरेगा, उसके बाद मुर्गी की जो प्राइसेस हैं उसमें मज़ीद कमी होगी और फिर जो गरीब इंसान जो कि इस वक्त वेट कर रहा है कि जैसे ही उसकी रीच में ये प्राइसेस आएँ तो वो मुर्गी का गोश्त खाए, तो फिर उसके लिए जो है वो सूटेबल होगा। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 107 रन इस वक्त बना चुका है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में एक तब्दीली करते हुए नसीम शाह की जगह फास्ट बॉलर मीर हमजा को शामिल किया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान मुगल और मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मीर हमजा, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर मुश्तमिल है। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है और वनडे सीरीज़ में होम ग्राउंड वॉश की खिफत उठाने के बाद जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। ये दूसरा टेस्ट मैच है जो कि इस वक्त जारी है। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 107 रन जनूबी अफ्रीका बना चुका है इस मैच पर और आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उस पर भी बात करेंगे। शाहनवाज राना साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है और जनूबी अफ्रीका ने इस वक्त पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बना लिए हैं। तो शाहनवाज राना साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहनवाज राना साहब, साल की पहली विक्ट्री इस टेस्ट मैच में आपको नजर आ रही है? देखिए जी, बात ये है सनाउल्लाह साहब के जीत हमेशा जो है ना वो खेल कर होती है और दुआओं से नहीं होती, ठीक है ना। तो हमें ख्वाहिश तो हमेशा यही रही है कि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करे। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे नहीं है और हमारी ख्वाहिशें जो है वो हमारे सीने में ही दम तोड़ जाती हैं। हमारा जो सानिया है क्रिकेट का वो ये है कि हमारी जो एक तसलसल होता है ना खेल में, जीत में, वो कतई तौर पे नहीं है। कभी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देती है और हम भंगड़े डालना शुरू हो जाते हैं कि यार क्या बात है, हमारी टीम तो बड़ी सूरमा टीम है, ठीक है ना। और कभी हम जनाब अली जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये कहना कि हम इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगे, जरा थोड़ा सा जो है ना वो एक दीवाने का सा ख्वाब लगता है। लेकिन खेल है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं
और आज भी आपने देखा कि जो टॉस था वो जीता साउथ अफ्रीका ने, हालांकि विकेट के ऊपर थोड़ी सी कहीं कहीं घास भी नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये पेसर्स को यकीनन मदद देगी। और हमने एक चेंज की और नसीम शाह की जगह मीर हमजा को खिलाया। चले वो चेंज तो ठीक है, अगर वो वहां पे बैठा है मीर हमजा तो वो भी बासलाहियत खिलाड़ी है और नसीम शाह से अगर बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है या उनकी कारकर्दगी में थोड़ा फर्क है तो अगर उसको खिला लिया तो बुरा नहीं। लेकिन आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका ने अपना एक रेगुलर स्पिनर जो है वो भी खिलाया है और हमारी टीम के अंदर जो है वो रेगुलर स्पिनर कोई नहीं। अब हमने ठीक है शाहनवाज राणा साहब, कत्ता कलामी की माज़रत का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ये दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।